गरीब की दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक समय की बात है, एक गांव में गरीब लड़का रहता था। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? साहिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। साहिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। साहिल झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त राहुल है। इस हाल में साहिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? साहिल के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा। साहिल हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। साहिल कुछ देर आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। साहिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। राहुल ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था, कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राहुल बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरी सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था, उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफर हो गया तो साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। साहिल को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बता। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राहुल ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था, वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ा करता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। राहुल बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था।
राहुल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछुड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नयन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है, आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुँच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे? राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। साहिल बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राहुल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद साहिल राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राहुल की जरूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी साहिल आ गया। राहुल अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। साहिल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। साहिल उससे बैठकर बातें करने लगा, कितना कर्जा था तुम्हारा? राहुल ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह साहिल राहुल को लेकर गांव घूमने गया। वहां राहुल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। राहुल बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप है, मैं यहीं सोता हूँ। साहिल बोला, राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर राहुल चौंक गया। साहिल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। यह सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले साहिल ने कहा, साहब नहीं, साहिल तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ बोल न सका। वह बस एकटक साहिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया, फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा सब पहले से जानते थे। साहिल ने उनसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। साहिल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है।
साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या कर सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसे घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर साहिल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने राहुल से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। साहिल ने राहुल को खेती करने के लिए 20,000 रुपए और दिलवा दिए। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर साहिल ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकलकर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर साहिल ने राहुल को गले लगा लिया। अगले दिन साहिल शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन साहिल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने राहुल खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। साहिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने साहिल के माता पिता के पैर छुए। साहिल बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है न? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राहुल बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की, अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी, उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे, तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन राहुल जिद करने लगा। तब साहिल के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसकी का पालन कर रहा है। साहिल पैसे रख लेता है। फिर राहुल शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। साहिल कहता है, अरे ये क्या तू शादी कर रहा है? तभी साहिल के पिता ने कहा, हाँ जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? राहुल बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मेरी तो कोई औकात नहीं थी। साहिल बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है, तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। सफलता की उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी है एक युवक मनोज की, जिसकी जिद्द और आत्मविश्वास ने उसे जीवन के अनजाने मोड़ पर ले जाने में सहायक बनाया। मनोज के जीवन की यह यात्रा एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे संघर्ष, साहस और अटल विश्वास से जीवन के हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मनोज का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां घर की सुख शांति का पाठ पढ़ाती रहती थी। मनोज एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था, जो हमेशा नई चीजों को सीखने में रुचि रखता था। बचपन में ही उसमें उत्कृष्टता की चाह थी, जिसने उसे अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प लिए जाने के लिए प्रेरित किया। मनोज के स्कूली दिन भी काफी रोमांचक थे। वह अकेले बच्चों में नहीं था,
लेकिन उसके अंदर का जोश और उत्साह किसी अन्य से कम नहीं था। वह हमेशा स्कूल के हर कार्यक्रम में भाग लेता था, चाहे वह किसी प्रतियोगिता हो या किसी कला कार्यक्रम में भाग लेने की बात हो। उसका योगदान स्कूल की बदलती और विकसित हो रही संस्कृति में था। जैसे जैसे मनोज बड़ा होता गया, उसके सपनों की उड़ान भी बढ़ती गई। उसे एक अच्छा इंजीनियर बनने का सपना था। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत की। उसके पास संकल्प और समर्थन का एक अच्छा संयोजन था। वह न तो कभी हार मानने वाला था और न ही कभी अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाला था। उसने स्कूल में अपनी अच्छी पढ़ाई और उत्कृष्टता के लिए एक अच्छा नाम कमाया। उसकी गर्व नगरी और जिज्ञासा उसे उन्हीं लोगों की नजरों में विशेष बना दिया, जिन्होंने उसे उसके सपनों की दिशा में सहायक बनाया। आखिरकार मनोज ने अपनी मेहनत और उत्साह से अपने इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। उसकी सफलता की उड़ान उसे उस स्तर तक ले गई जिसे उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता रहा और उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद की। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे सपने में एक गहराई और एक वास्तविकता के बीच विश्वास और कार्रवाई की समझ हो, हम हमेशा अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। जीवन में असफलता और कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। विश्वास और समर्पण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। एक गांव में राहुल नाम का एक युवक था। उसका नाम राहुल का सपना था कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोले ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही उसका परिवार किसी भी तरह की समर्थन कर सकता था। राहुल ने फिर भी अपने सपने की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए। वह रोज सुबह से रात तक मेहनत करता और अपने गांव के लोगों को इस विचार के साथ प्रेरित किया कि शिक्षा का महत्व समझना जरूरी है। धीरे धीरे लोग उसके सपने में समर्थन देने लगे और कुछ लोग उसके साथ खड़े होकर स्कूल खोलने में मदद करने लगे। राहुल ने स्कूल की बुनियाद रखी, जहां गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसकी मेहनत और अदम्य समर्थन ने उसे सफलता तक पहुंचाया। आज उसका स्कूल उस गांव की एक प्रेरणा बन चुका है, जहां हर बच्चा सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे मन में एक सपना है और हम उसे पूरा करने के लिए समर्पित हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर उस सपने को पूरा करने की जागरूकता हो और हम निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहें। इसी से हमारी सफलता का सच्चा मार्ग निर्धारित होता है। इसलिए राहुल की यह कहानी हमें उस आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में सफल बना सकता है। वह उदाहरण स्थापित करता है कि छोटी सी शुरुआत से भी महत्वपूर्ण बदलाव और समृद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। शक्तिशाली कौन? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। गुरुकुल में सभी छात्र मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। एक बार उनके आचार्य ने उन्हें एक चर्चा का विषय दिया, जिस पर सबको मिलकर उस चर्चा में शामिल होना था। चर्चा का विषय था, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है। कई घंटे बीत गए, लेकिन शिष्य अभी भी चर्चा में ही लगे हुए थे। वे सभी उलझन में थे और जब कोई निर्णय नहीं निकला तो वे सभी अपने आचार्य जी के पास गए और निराश मन से उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया। सभी छात्रों को ऐसा देख आचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और कहा, अब यहाँ किस लिए आए हो? मेरा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ।
आचार्य बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सभी शिष्य चौंक पड़े और वे सभी वहां से जाने के बाद अपने आचार्य की आलोचना करने लगे। किसी ने कहा, हमारे आचार्य बहुत बुरे हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा, वे हमारे गुरु बनने के लायक नहीं हैं। कोई अपने शिष्य पर ऐसे चिल्लाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद आचार्य अपने शिष्यों के बीच पहुँचे और बोले, शिष्यों, तुम सब कितने श्रेष्ठ हो जो अवकाश के दिन भी एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। सभी शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अपनी प्रशंसा हर किसी को प्यारी लगती है। इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आज का मेरा व्यवहार आप सबको अजीब लगा होगा, लेकिन यह मैंने जानबूझकर किया था। जब मैं तुम पर क्रोधित हुआ तो तुम सबने मेरी आलोचना की, लेकिन जब मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम सब खुश हो गए। असल मायने में वाणी से बढ़कर इस संसार में और कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सभी शिष्यों को अपने आचार्य से आज एक बहुत ही अच्छी दोस्तों वाणी बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसलिए हमें हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वाणी के कारण ही बड़े बड़े झगड़े होते हैं और इसी वाणी के कारण ही उन झगड़ों में सुलह होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपनी वाणी में मधुरता लाएं और इस जीवन को सुखद बनाएं। विश्वास की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के रामू के बारे में है। रामू का सपना था कि वह अपने परिवार को सुखी और समृद्ध जीवन दे सके। उसके पास सिर्फ एक बुलंद इरादा और विश्वास था। गांव में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, लेकिन रामू के दिल में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा प्रार्थना की कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन गांव में एक गायब राजा के बारे में अफवाहें फैलने लगी। कहा जाता था कि राजा के पास एक चमत्कारी रत्न है जो किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकता है। रामू ने भी इस बात को सुना और तत्परता से इसे ढूंढने का निर्णय लिया। रामू ने अपने दोस्त लक्ष्मण को साथ लिया और उन्होंने राजा के दरबार में जाकर अपनी मांग रखी। राजा ने उनकी मांग सुनी और उन्हें चमत्कारी रत्न देने का वादा किया, परंतु एक शर्त पर। उसे पाने के लिए रामू को एक विशेष यात्रा पर जाना होगा। रामू और लक्ष्मण ने विश्वास के साथ यात्रा शुरू की। उन्होंने कई परीक्षाएं और मुश्किलें पार की, परंतु उनका आत्मविश्वास और साथीपन ने उन्हें हर कठिनाई से निपटने में मदद की। अंत में रामू ने वहां चमत्कारी रत्न पाया, जिसे उसने अपनी प्रार्थना के साथ पूरा किया। वह राजा के पास लौटा और उसकी मांग पूरी हुई। राजा ने नहीं सिर्फ रत्न दिया, बल्कि उसने रामू को अपने गांव के लिए एक बड़ा संसाधन भी प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास विश्वास है और हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं होती। विश्वास की शक्ति हर मुश्किल को आसान बना सकती है। विश्वास और समर्थन की महत्वपूर्ण कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक युवक और उसके पिता की। गांव में वे एक छोटे से खेती के परिवार से थे। युवक का नाम अर्जुन था और उसका सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारकर उन्हें अच्छी जीवन शैली प्रदान करे। अर्जुन का पिता एक बहुत ही मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति थे, लेकिन उनकी संघर्षों के बावजूद उन्हें कभी कभी समर्थन में कमी महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आया,
जिसमें लोगों की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही थीं। अर्जुन के पिता को अपनी दबी हुई बीमारी के लिए इस शिविर में जाने का निमंत्रण मिला। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और वहां गए। उन्हें उच्च रक्तचाप का दिग्गजार किया गया और उन्हें विशेष चिकित्सा उपायों का सुझाव दिया गया। इस दौरान अर्जुन ने अपने पिता के साथ खड़ा होकर समर्थन दिया। उसने उन्हें सहयोग और प्रेरणा दी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि परिवार का समर्थन और सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकता है और समस्याओं को हल कर सकता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जब हम अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों का समर्थन करते हैं, तो हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। विजय की राह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है, जिसका नाम राहुल था। राहुल का सपना था कि वह अपने परिवार को गर्वित करने वाला व्यक्ति बने। उसके पिता एक गांव में सरकारी नौकरी करते थे और राहुल का पूरा परिवार उसके बढ़ने की कामना करता था। राहुल बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु बच्चा था। वह स्कूल में बड़ी धैर्य और उत्साह से पढ़ाई करता था। अपने मित्रों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन उसकी सबसे अधिक मित्र उसकी मेहनत और सपनों की प्रेरणा थी। राहुल का जीवन विपरीत परिस्थितियों के बीच बढ़ा। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन उसके अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा और संघर्ष की भावना थी। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहा। उसका परिश्रम और सतत प्रयास उसे अन्याय और मुश्किलों का सामना करने में सहायक हुआ। राहुल की बढ़ती हुई मेहनत और उसकी अद्वितीय चाह ने उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह एक अच्छे ग्रेजुएशन के साथ स्कूल से निकला और अपने अगले लक्ष्य की दिशा में उत्तीर्ण हुआ। राहुल ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से उत्तीर्ण होते हुए एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसका व्यवसाय उसके परिवार के लिए गर्व की बात बन गया और उसने अपने समय के एक अच्छे उदाहरण के रूप में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ परिश्रम, जिम्मेदारी और उत्साह की ही जरूरत होती है। जीवन में आने वाली मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानना, बल्कि उनसे सीखना और मजबूती से उनका सामना करना हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाता है। यह कहानी आपको प्रेरित करने और आपके अंदर उत्कृष्टता की ऊर्जा को जगाने के लिए है। यह दिखाती है कि जब एक व्यक्ति में सच्चे सपने होते हैं और वह उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर होता है, तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। विजय की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार में एक लड़का रहता था। उसका नाम अजय था। अजय के परिवार में उसके माता पिता और उसका छोटा भाई बहन थे। उनका घर छोटा था, लेकिन प्रेम और एकता से भरा हुआ था। अजय के पिता गांव के मकानों को सांस संवारने में व्यस्त थे और उनकी मां घर की देखभाल करती थी। अजय का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार की सभी मुश्किलें दूर करेगा और उन्हें सुखी जीवन दे सकेगा। वह बचपन से ही अपने अध्ययन में बहुत उत्साही था और हमेशा ही उत्कृष्टता की तरफ बढ़ना चाहता था। अजय की प्रेरणा उसके शिक्षकों से मिलती थी, जो उसे न सिर्फ विद्या प्रदान करते थे, बल्कि उसकी मार्गदर्शन और प्रेरणा भी देते थे। उसके पास बड़े होने के बावजूद भी समय की कमी नहीं थी।
और उसने शिक्षा के प्रति अपने अदम्य उत्साह से कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसकी पढ़ाई में बहुत श्रद्धा और समर्पण था, जो उसे उसके लक्ष्य के पास ले जाने में सहायक हुआ। अजय के जीवन में भी कई चुनौतियां आईं। एक बार उसके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसने उसके शिक्षा को प्रभावित किया। लेकिन अपनी आत्मसमर्पणता और परिश्रम से उसने अपनी पढ़ाई को नष्ट नहीं होने दिया। उसने नौकरी की भी कोशिश की, लेकिन उसके सपने अभी भी उसके अंदर थे। अजय ने अपने सपनों की प्राप्ति के लिए अद्वितीय प्रयास किया। वह अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए समय समय पर नौकरियों में भी लग गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी प्राप्त की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त की, जो उसे उसके सपने के पास ले आई। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब एक व्यक्ति में सच्चे सपने होते हैं और वह उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर होता है, तो उसे कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। अपनी उत्कृष्टता की प्रेरणा से अजय ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अपने परिवार के लिए गर्व की बात बना। यह कहानी हमें बताती है कि सफलता का मार्ग सभी के लिए खुला होता है, बस हमें उसे पाने के लिए सही निर्णय और कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित और उत्साह दोनों होनी चाहिए। बुद्ध की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले कुशिनारा नामक गांव में एक राजकुमार नरेंद्र नामक युवक राजा था। उसकी जीवन में सब कुछ था, धन, सुख, सम्मान। लेकिन उसे तृष्णा और आशा में रहने की अभिलाषा हमेशा बनी रहती थी। उसके मन में यह विचार बार बार आता था कि जीवन का अर्थ क्या है और वास्तविक सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन नरेंद्र ने अपने गांव के बाहर एक बौद्ध मुनि को देखा। उसका शांत और त्यागी व्यवहार नरेंद्र को अच्छा लगा और उसने मुनि से अपने सवालों के उत्तर पूछने का निर्णय किया। नरेंद्र ने मुनि से पूछा, मुनि जी, मैं जीवन में सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूँ? मुनि ने शांति से कहा, बेटा, सच्ची खुशी तब पाई जा सकती है जब तुम तृष्णा और आसक्ति से मुक्त होकर अपने मन की शांति को प्राप्त करो। अविरामी इच्छाओं के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती। नरेंद्र ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मैं अपनी धन की भूख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मुनि ने समझाया, तुम्हारे अंतर्मन को शुद्ध करो, तप करो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। नरेंद्र ने इस उपदेश को मान लिया और उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया ताकि वह सच्ची खुशी को प्राप्त कर सके। वह अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ा और ध्यान, तप और साधना के माध्यम से अपनी मानवता को परिपूर्ण करने का प्रयास किया। कुछ वर्षों के बाद नरेंद्र ने अपनी सच्ची खुशी पाली और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा का पालन करते हुए लोगों को उसी दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और बाद में बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और आनंद सिर्फ भौतिक वस्त्रों या सामग्रियों में नहीं होती है, वह अंतर्मन की शुद्धता, आत्मा की आवाज को सुनना और धार्मिकता में होती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने अंतर्मन की ओर ध्यान देना चाहिए और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।